नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा अकेडमी अजमेर पर। दोस्तों, आज की हम वीडियो श्रृंखला में हम साइंस के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ये नई वीडियो श्रृंखला आपके लिए स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर आपको हर टॉपिक से संबंधित एक तो मिक्सअप श्रृंखला, जो आपके पास जितने भी टॉपिक करा रखे उनमें से मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे, और एक जिस टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चंस अपन लेंगे। जितने भी अपन अभी तक पढ़ चुके हैं टॉपिक, बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं उनकी चर्चा अपन दोस्तों करेंगे। तो ये हमारी मिक्सअप वीडियो की एक श्रृंखला है, पहली श्रृंखला है जिसके अंदर मैंने आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाटे हैं, बहुत ही जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो संभावित आने वाले, उनके लिए मैं आपके लिए एक श्रृंखला तैयार कर रहा हूं, जिसकी पहली वीडियो की चर्चा आज हम करेंगे और देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कैसे कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में अपन देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ये वीडियो। तो पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन है, उड़ते हुए वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आपसे पूछ ले कि बताइए उड़ते हुए वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उड़ते हुए वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए ध्यान से सुनना, मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर देता हूं। अगर एरोप्लेन एक फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो आपसे पूछा है कौन सी एनर्जी होगी उसके अंदर। अब देखो एरोप्लेन गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, हवा में, एयर के अंदर मोशन कर रहा है। और अगर कोई भी वस्तु गति करती है तो उसके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन ध्यान रखना, एरोप्लेन के जो इंजन वगैरह होते हैं, जो टर्बाइन्स होते हैं एरोप्लेन के, उनके अंदर उनकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि एरोप्लेन में स्थितिज ऊर्जा भी होती है इंजन के अंदर, और उड़ने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, इसको पीई पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बोलते हैं, दोनों होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं, ये ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है। तो आपसे पूछ ले कि बताइए कि उड़ते हुए वायुयान में कौन सी ऊर्जा होगी, तो आप क्या बोलोगे, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोस्तों दोनों होगी। क्यों? क्योंकि उसके इंजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और मोशन करने के कारण क्या आएगी दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं चर्चा करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताएं पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए पूछा जाने वाला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है, यानी पानी की डेंसिटी। घनत्व मतलब होता है दोस्तों, घनत्व मतलब क्या होता है, पानी की डेंसिटी। घनत्व मतलब डेंसिटी होता है। आपसे पूछ ले पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है, टेम्परेचर पे होता है। तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा हीट वाले चैप्टर के अंदर, ऊष्मा वाले चैप्टर के अंदर, और मैं पढ़ाऊंगा भी सर आगे आपको, कि पानी का असामान्य व्यवहार, यानी एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर। बहुत न जाने कितने एग्जाम में पूछा आ चुका है क्वेश्चन। पानी का असंगत व्यवहार क्या होता है, एक बार ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। पानी का असंगत व्यवहार कहता है कि भाई अगर मान लो आपके पास एक कंसेप्ट है कि अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो चीजें फैलेगी, और तापमान कम करोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो चीजें सिकुड़ेगी। जैसा गर्मी के अंदर होता है कि रेल की पटरियां फैल जाती है तापमान के कारण, और ठंड के में अंदर वापस सिकुड़ जाती है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सभी के लिए है, यानी चीजें फैलेगी। और टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, चीजें संकुचित होगी। लेकिन क्या होता है, पानी के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस तक तो ये बात बिल्कुल सत्य होती है। यानी अगर आप 100 डिग्री से लेके और 4 डिग्री तक इसको लेके आओगे, 100 से 4 तक टेम्परेचर कम कर रहे हो, आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, तापमान कम कर रहे हो, यानी पानी को 100 डिग्री से 4 डिग्री तक ठंडा कर रहे हो, तो तापमान कम कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा, आपके पास कम हो जाएगा, ठीक है ना, सिकुड़ जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, 4 के बाद जैसे ही नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करोगे, 4 से 0 की तरफ जाना स्टार्ट करोगे दोस्तों, तो 4 डिग्री से कम टेम्परेचर जब होगा उस टाइम पे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम पानी असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, एनालॉमस बिहेवियर बताता है। जहां पे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो और वॉल्यूम
आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, आयतन कम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उल्टा काम हो जाता है, आपके पास जो आयतन है वो बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा। बहुत ही डिटेल टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा जब ऊष्मा वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की परास के बीच में पानी असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, एनालोमस बिहेवियर प्रदर्शित करता है, और इसी कारण पानी का तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, 4 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो पानी का घनत्व मैक्सिमम कहाँ पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों होता है। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ये ऐसा एज इट इज जो पीडीएफ है आपको क्वेश्चंस की आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आराम से अभी से आप समझने पे ध्यान रखिए। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। जरूरी नहीं यही पूछे, आपसे पूछ रहे असामान्य व्यवहार पानी कहाँ प्रदर्शित करता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रीजन मैंने आपको बता दिया, और अपन जब पढ़ेंगे तो और डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। क्वेश्चन है एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पे काम करती है। अब ये एंडोस्कोपी क्या होती है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना, एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है, एंडोस्कोपी को बोलते हैं आंतरिक अंगों की जांच। तो आंतरिक अंगों की जांच, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच प्रकाश की किस घटना से संबंधित है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एंडोस्कोपी जो होती है, एंडोस्कोपी का मतलब होता है शरीर के आंतरिक अंगों की जांच, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से संबंधित होती है। ये हमें ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर एक एग्जाम्पल आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपन पढ़ेंगे, प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे तब। एक चीज आती है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, छोटे छोटे पतले रेशे होते हैं, कांच के फाइबर होते हैं, जिनका उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने हेतु किया जाता है। शरीर के अंदर वो डाले जाते हैं, उनसे शरीर के आंतरिक अंगों की क्या की जाती है दोस्तों, जांच की जाती है। जैसे कान की जांच की जाती है उसको गैस्ट्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो शरीर के आंतरिक अंगों की जांच की जाती है एंडोस्कोपी, वो क्या किस घटना के द्वारा की जाती है, आपसे उपकरण पूछ रहे हैं, एंडोस्कोपी किसके द्वारा की जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर मतलब क्या होता है, प्रकाशिक तंतु, ठीक है ना। और ये प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पे काम करता है, आगे पढ़ेंगे भी सरी, आप ध्यान रखना, टीआईआर। टीआईआर मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं इसके अंदर, इस सिद्धांत पे ये दोस्तों काम करता है एंडोस्कोपी। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ अपन चर्चा करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखिए एक क्वेश्चन है, इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण होता है। जो आपकी गाड़ियों में रेडिएटर होता है जिसके अंदर पानी डालते हैं, उसमें टेम्परेचर एक तो शीतलक होता है, ठीक है ना, रेडिएटर के अंदर पहले कूलिंग होती है उसके बाद हीटिंग होती है। तो जो टेम्परेचर का फ्लो होता है वो किस कारण होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान रखना कि जो इंजन रेडिएटर होता है उसके अंदर जो आपका ताप का संचरण होता है, यानी टेम्परेचर प्रोपोगेशन होता है, वो चालन और संवहन दोनों द्वारा होता है। ये हमें ध्यान रखना है, चालन और संवहन यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों द्वारा होता है। इन दोनों विधियों का नाम है कंडक्शन और कन्वेक्शन। मैं लिख देता हूं, कंडक्शन और आपका कन्वेक्शन, ये दोनों विधियों द्वारा क्या होता है दोस्तों, आपके पास ताप का संचरण होता है। एक बार कूलिंग होती है, एक बार हीटिंग होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, रेडिएटर के अंदर दोनों विधियों द्वारा, ये ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं, हीट ट्रांसफर की विधियां हैं, दोनों द्वारा क्या होता है दोस्तों, ताप का संचरण होता है, यानी टेम्परेचर का प्रोपोगेशन होता है। बहुत ही अच्छा है, मैंने पहले ही बोला था ये मिक्सअप सीरीज है, इसमें वो क्वेश्चन उठाए मैंने जो हर चैप्टर से हैं और कई एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपने पढ़ रखा होगा पहले। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों।
तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा जो है वो किसकी होती है? आप क्या दोगे आंसर? बहुत बहुत पीसीएस एग्जाम्स में आता है, रीट के एग्जाम में आता है, बहुत एग्जाम में पूछा आ चुका है। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा होती है जल की। कैसे? अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो विशिष्ट ऊष्मा की यूनिट आपसे पूछ ले जूल बटा केजी किलो केजी सेंटीग्रेड के अंदर मैं बता रहा हूं आपको कितने कितने मान होते हैं। जल के लिए मान होता है 4186। जल के लिए दोस्तों कितना मान होता है? 4186। ये यूनिट है, ये बता दिए मैंने, 4186। कांच के लिए आपसे पूछ ले तो कांच के लिए मान होता है 831। ठीक है ना, याद नहीं रखना, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन में इसलिए। और आपसे पूछ ले तांबा, तांबा के लिए है 387। और सीसा के लिए लगभग 130 के आसपास होती है। लेड के लिए, सीसा यानी लेड है ये आपका पीबी। तो सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है आपको? जल की दिख रही है, इसीलिए जल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो ये जूल पर केजी सेंटीग्रेड के अंदर है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। और विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है आपसे कोई पूछ ले तो? किसी भी वस्तु का तापमान, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो किसी भी बॉडी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। चलिए आप आराम से इस क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। देखें, बताएं मुझे आप इसका ऑप्शन क्या होगा? ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। आप सोचें एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या ऑप्शन हो सकता है। ये सी है और ये आपका डी है। सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, मैंने आपको ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ाते समय 3 गुणधर्म पढ़ाए थे। ध्वनि का तारत्व, ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि की गुणता। मैंने बताया था तारत्व मतलब होता है ध्वनि का तीखापन, प्रबलता मतलब होता है ध्वनि का भारीपन, और क्या बोला था? ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पे निर्भर करता है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ही आवाज तीखी होगी, यानी उतना ही ज्यादा तारत्व होगा। और प्रबलता मतलब तेज आवाज, है ना, लाउडनेस, और वो निर्भर करता है आयाम पे यानी एम्पलीट्यूड पे। तो ये जो प्रबलता है, लाउडनेस है, वो किस पे निर्भर करती है दोस्तों? वो निर्भर करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड मतलब होता है आपका आयाम पे निर्भर करती है, और आयाम पे निर्भर करती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आयाम इसका आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड पे। ये आपसे पूछा जा सकता है, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है? आयाम पे निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है। चलिए दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं, और आपने जिसने ध्वनि वाला लेक्चर नहीं देखा वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ ले निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, किस रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। तो आपको ध्यान रखना है विबग्योर, विबग्योर आप सभी को ध्यान रखना है। बैनी, बेजानी, हाँ, हप्पी नाला, ये सुना होगा आपने। तो विबग्योर, विबग्योर के अंदर मैंने बताया था, मतलब अब जब भी अपन आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, वी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वायोलेट, और वायलेट मतलब क्या होता है आपका? बैंगनी, और उसके बाद में आई का मतलब होता है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है आसमानी, या कहीं कहीं पे जामुनी भी लिखा होता है, ध्यान रखना। और बी का मतलब क्या होता है? ब्लू, और ब्लू का मतलब होता है नीला। जी का मतलब होता है ग्रीन, और ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा। वाई का मतलब येलो, और येलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? पीला। ओ का मतलब ऑरेंज, और ऑरेंज का मतलब तो आप सभी जानते ही हो। और आर का मतलब रेड, और रेड का मतलब क्या होता है? लाल। अब आप सभी को एक क्रम ध्यान रखना होता है कि जब भी अपन ऊपर से नीचे जाएंगे दोस्तों, अगर अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ का क्रम हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, विबग्योर के अंदर जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ का क्रम बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य का क्रम बढ़ेगा। और किसका बढ़ेगा दोस्तों? तरंग दैर्घ्य के साथ में आप एक और चीज ध्यान रखना कि तरंग दैर्घ्य के साथ साथ आपसे एक और चीज पूछ सकता है कि तरंग दैर्घ्य पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि आवर्ती का क्रम क्या होगा। तो आवर्ती का क्रम तो उल्टा होगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना तरंग दैर्घ्य का क्रम ज्यादा होगा, और एक वेग का
यानी वेलोसिटी का क्रम ज्यादा होगा, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे ज्यादा वेग किसका होगा, लाल रंग का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, लाल रंग की। तो ये तो हमारा आंसर हो गया कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वेग भी सबसे ज्यादा किसका होता है, वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की होती है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी चीज आपसे पूछ ले कि बताओ आवर्ती किसकी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, तो उसका क्रम उल्टा होगा, यानी बैंगनी की सबसे ज्यादा होगी। आपसे पूछ ले प्रकीर्णन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे अपन प्रकाश वाले चैप्टर में, यानी स्पेक्ट्रम क्या, आपसे पूछ ले प्रकीर्णन क्या होगा, तो प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा किसका होगा, बैंगनी रंग का ही होगा। और आपसे पूछ ले कि बताइए, आवर्ती तो पूछ लिया, प्रकीर्णन पूछ लिया, विचलन सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है, आरएसएम एसएसबी में, तो विचलन भी सबसे ज्यादा किसका होता है, बैंगनी का होता है। तो तरंग दैर्घ्य और वेग के अलावा आपसे कुछ भी पूछ ले किसी का भी क्रम, तो वो हमेशा नीचे से क्या होगा दोस्तों, ऊपर की तरफ होगा। मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्या बोला मैंने, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य याद रखने का क्रम क्या है, विबग्योर, ऊपर से नीचे क्रम आप ध्यान रखना। और अपन डिटेल जब भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे, आवर्ती वाले, प्रकीर्णन वाले, विचलन वाले। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये 7 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन 8वें नंबर पे आते हैं अपन। दोस्तों आपसे पूछ ले, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल याद करने वाला। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंदर भेदन क्षमता क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर। भेदन क्षमता को बोलते हैं अपन इंग्लिश के अंदर पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर। जैसे ही ये लॉकडाउन वाली स्थितियां वापस सही हो जाएगी, आपके टाइपिस्ट से इंग्लिश टाइपिंग भी करा देंगे। अभी थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर टाइप करा देंगे। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो बाइलैंग्वेज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे, अंग्रेजी माध्यम के। पेनिट्रेशन पावर मतलब सीधा घुसने की क्षमता, ठीक है ना। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, भेदने की क्षमता किसकी होती है, तो ध्यान रखना गामा रे, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। कई एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है और आता भी है हर एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसके अंदर परमाणुओं की संख्या, एटम की संख्या कितनी है, एक बार आप सभी निकाले फटाफट। इसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, चलिए दोस्तों देखिए, परमाणु कितने परमाणु होंगे, कैल्शियम के कितने परमाणु हैं, तो आप बोलोगे सर 3 है, बिल्कुल है। फास्फोरस के कितने हैं, फास्फोरस के 2 है। देखो बाहर देखना, यहाँ पे 1 है अंदर, लेकिन इस अंदर वाले 1 को बाहर से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 2, तो ये 2 हो गए। दोस्तों ऑक्सीजन के अंदर 4 है और बाहर डबल से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। निकालने का तरीका है, फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस तरीके से। कैल्शियम के 3 है, फास्फोरस का 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, ऑक्सीजन के 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। अब 8 और 2 10, 10 और 3 13, तो ये टोटल आंसर कितना हो गया आपका, 13 आंसर हो गया। तो 13 परमाणु होंगे टोटल Ca3PO4 होल ट्वाइस में। तो दोस्तों परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 परमाणुओं की संख्या आपके पास हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा जा सकता है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, और बहुत ही इजी है। देखो किसी भी चीज को जलाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जलाने का मतलब है उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाना। तो हाइड्रोजन की अपन जला रहे हैं, यानी हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन से करा रहे हैं। और अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका आंसर क्या बनेगा। अगर अपन हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, आप आराम से बोल सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन को जलाने का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपका आंसर बनेगा 2H2O। भाई हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने, जलाने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना, तो क्या बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो पानी आराम से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से है, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता। क्षारक मतलब होता है बेस, तो आपको ध्यान होना चाहिए डीएनए के अंदर 2 प्रकार के क्षार होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। पिरिडिन, डीएनए के अंदर 2 प्रकार के क्षार होते हैं, एक तो पिरिडिन और एक होता है दोस्तों आपका पिरिमिडिन। तो एक तो होता है पिरिडिन और एक क्या होता है आपका
पिरिमिडिन, और पिरिडिन और एक होता है पिरिमिडिन। देखिए दोस्तों, पिरिडिन के अंदर दो क्षार आते हैं, एक तो होता है एडेनिन और एक आता है आपके पास ग्वानिन। और पिरिमिडिन के अंदर दो आते हैं, एक तो आता है आपका थायामिन और एक आता है आपका दोस्तों साइटोसिन। कोड होता है, आपको ध्यान रखना होता है ATCG, ये कोड ध्यान रखना होता है, एडेनिन, थायामिन, साइटोसिन और ग्वानिन। यानी डीएनए के अंदर दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। डीएनए दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, एक तो पिरिडिन और एक पिरिमिडिन। पिरिडिन बना होता है एडेनिन और ग्वानिन से, पिरिमिडिन बना होता है थायामिन और साइटोसिन से। एडेनिन और ग्वानिन और थायामिन, साइटोसिन। देखो ऑप्शन के अंदर देखिए यूरेसिल, देखिए तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन यूरेसिल डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि यूरेसिल जो है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आरएनए की संरचना जो होती है, आरएनए में भी सेम मामला होता है, पिरिडिन और पिरिमिडिन दो क्षार होते हैं, लेकिन वहां पे दोस्तों थायामिन के स्थान पे क्या पाया जाता है? आपके पास क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो आपका आरएनए होता है वहां पे थायामिन के स्थान पे क्या पाया जाता है दोस्तों? यूरेसिल पाया जाता है। तो ये यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता, ये आरएनए के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, देखिए क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है? दोस्तों सेंटर के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा आपका जो डीएनए है वो कहां पाया जाता है? बताएं मुझे इसका आंसर, आप आराम से देख के फटाफट। तो डीएनए आपका जो है वो केंद्रक के अलावा कहां पाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपका क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपका डीएनए पाया जाता है। सिर्फ वैसे डीएनए सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है? केंद्रक में। लेकिन केंद्रक के अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट, एक और ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसको बोलते हैं अपन? हरित लवक को। हरित लवक के अंदर भी दोस्तों क्या पाया जाता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है, जो एनर्जी प्रदान करता है कोशिका को, सेल को, वो पाया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर दोस्तों पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं अपन। कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है? आपसे पूछा है कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है थायरोक्सिन और चौथा है इथाइलिन। दोस्तों एक एक करके कार्य देखते हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों की में वृद्धि का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? ऑक्सिन पौधों की जड़ों में वृद्धि का काम करता है। तो ऑक्सिन तो पौधों की जड़ों में वृद्धि का काम करता है, ये तो खत्म हो गया मामला। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, तो ये भी मामला खत्म हो गया। थायरोक्सिन आपका पादप हार्मोन नहीं है, मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि से निकला हुआ हार्मोन, ये भी मामला खत्म हो गया। लास्ट बचा इथाइलिन, यही आंसर होगा। लेकिन इथाइलिन का काम क्या होता है? इथाइलिन का काम होता है कच्चे फलों को पकाने का काम किसका होता है? ये आपका इथाइलिन हार्मोन का काम होता है। ठीक है ना दोस्तों, मैंने पूरी कहानी बता दी है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? तनों में वृद्धि करता है, जड़ में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन आपका पौधे की तने की लंबाई में वृद्धि करता है, ऑक्सिन जड़ में वृद्धि करता है। ध्यान रखना, जड़ को फल फूल आता है। थायरोक्सिन पादप हार्मोन नहीं है, और इथाइलिन आपका फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, और ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही आसान प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में कुल पेशियों की संख्या होती है। आपसे पूछ ले मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? ए ऑप्शन 546, बी ऑप्शन 639, सी ऑप्शन 646, डी ऑप्शन 206। तो पेशियां मतलब होती है मसल्स, और मसल्स कितनी होती है? मैंने बताई थी कंकाल तंत्र के अंदर कुल पेशियां होती है 639, 639। तो 639 पेशियां होती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपसे पूछ ले, क्वेश्चन है अगला, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो
पहला ऑप्शन है लिवर के अंदर, यकृत में, दूसरा होता है फेफड़ों में, लंग्स में, तीसरा किडनी में, या चौथा पित्ताशय गॉल ब्लैडर में। तो ध्यान रखना दोस्तों, पित्त रस निकलता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि से जिसका नाम है लिवर यानी यकृत। यानी पित्त रस निकलता कहां से है? यकृत से निकलता है। और संग्रहित कहां होता है? अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था प्रश्न पिछली बार, यानी स्टोर कहां पे होता है? संग्रहित होता है आपका पित्ताशय के अंदर यानी गॉल ब्लैडर के अंदर। पित्ताशय को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर संग्रहित होता है। और श्रवण कहां से होता है? ये श्रवण होता है यानी सेक्रेशन होता है यकृत से। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है? निर्माण यानी सेक्रेशन कहां होता है? यकृत में होता है। और अगर यहीं पे हमारे से पूछ लेता कि बताइए इसका संग्रहण कहां होता है, स्टोरेज कहां होता है, तो दोस्तों क्या बोलते हैं अपन? पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर के अंदर इसका क्या होता है दोस्तों? संग्रहण होता है यानी स्टोरेज होता है। तो दोस्तों ये था हमारे आज की पहली श्रृंखला के प्रश्न। आज की सिर्फ 15 ही प्रश्न है ये, और भी नेक्स्ट वीडियो जस्ट आपके पास अपलोड हो जाएगी और जिसके अंदर अपन अगली श्रृंखला की बात करेंगे। और इस बार और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जो मैंने टॉपिक्स पढ़ा दिए उनसे ज़्यादा वेटेज रहेगा, और थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन और आपको टेस्ट करने के लिए भी कि आपने अदर कितना पढ़ रखा है वो भी अपन थोड़ा थोड़ा मिक्सअप करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे मैं उतने ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आपके लिए और वीडियो श्रृंखला के माध्यम से लेकर आऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर करोगे, तभी मज़ा आएगा, तभी हमें सपोर्ट मिलेगा कि हम आगे ऐसे वीडियो और बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।